नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ में हूं वंदना स्टोही। मिडिल ईस्ट में 28 फरवरी से शुरू हुई अमेरिका इजराइल ईरान जंग पर युद्ध विराम लग गया है। डील पर सिग्नेचर करने के साथ ही ट्रंप चिल्लाकर बोले डील साइन हुई। वह ईरान की ओर से शांति समझौते पर राष्ट्रपति पेजेस्कियान ने डिजिटल हस्ताक्षर किए हैं। आपको बता दें कि फ्रांस के ऐतिहासिक वर्साय पैलेस में ट्रंप ने ईरान के साथ युद्ध खत्म करने वाले एमओयू पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। ये वही जगह है जहां पर फ्रांस ने 1871 में जर्मनी के साथ शुरुआती शांति संधि साइन की थी। फिर यहीं पर जर्मनी ने 1919 में सरेंडर भी किया था। ईरान अमेरिका के बीच डील खाड़ी के तेल पर निर्भर देशों के लिए एक बड़ी राहत की खबर है। इस युद्ध से ऊर्जा जरूरतों के लिए तेल पर निर्भर देशों की अर्थव्यवस्था हिचकोले खा रही थी। पाकिस्तान में तो तेल के साथ आटे की किल्लत ने भी विश्व में उसकी बेइज्जती करवाई। इतना ही नहीं, दोनों देशों में शांति वार्ता का बिचौलिया बनकर वाहवाही लूटने वाला खाब भी टूट गया है। लेकिन अब बड़ा सवाल यह है कि डील साइन होने के बाद ट्रंप ने ईरान को फिर धमकी दे दी कि समझौते का उल्लंघन किया तो फिर से बमबारी की जाएगी। यानी ट्रंप अभी भी अपने तेवर दिखा रहे हैं। कुल मिलाकर बड़ी खबर यही है कि आखिरकार डील डन हो गई है और शांति समझौता लागू हो गया है, क्योंकि हस्ताक्षर डोनाल्ड ट्रंप ने भी कर दिए हैं और डिजिटली ईरान के राष्ट्रपति ने भी इस पर साइन कर दिए हैं। कई बड़े सवाल हैं। वो देश जो तेल के लिए इंपोर्ट करते हैं, खाड़ी देशों पर निर्भर हैं, क्या उनके लिए अब राहत की खबर आएगी? क्या भारत की अगर बात करते हैं तो विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव कम होगा, पेट्रोल डीजल के दाम क्या कम होंगे? क्योंकि भारत भी इस संकट से अछूता नहीं रहा। अमेरिका ईरान में युद्ध के बाद से ही जो संकट के बादल मंडरा रहे थे, अलग अलग देशों की अर्थव्यवस्था हिचकोले खा रही थी, क्या उन्हें अब महंगाई कंट्रोल करने में मदद मिलेगी? तो बड़ी खबर यही है कि डोनाल्ड ट्रंप ने आखिरकार उस डील पर हस्ताक्षर कर दिए हैं जिसको लेकर लंबे समय से मंथन हो रहा था, बातचीत का दौर जारी था। भले ही डोनाल्ड ट्रंप बार बार धमकियां दे रहे थे ईरान को, लेकिन पर्दे के पीछे से डिप्लोमेटिक तरीके से समझौते को लेकर बातचीत चल रही थी। तो अमेरिका और ईरान ने जंग खत्म करने के समझौते के मसौदे पर आखिरकार हस्ताक्षर कर दिए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने देर रात डिजिटल हस्ताक्षर किए हैं, जिसके साथ ही समझौता लागू हो गया है। इस डील से जुड़े हुए जो अधिकारी हैं वो बता रहे हैं कि 14 पॉइंट्स में यह डील हुई है। यानी 800 शब्दों वाले 1.5 पन्ने के इस दस्तावेज में होर्मुज को सिर्फ 60 दिनों के लिए मुफ्त खोले जाने की बात कही गई है। इस डील में ईरान ने परमाणु हथियार नहीं बनाने का भरोसा दिया है, जबकि ईरान के पुनर्निर्माण के लिए 300 अरब डॉलर यानी 28 लाख करोड़ के फंड की योजना पर भी सहमति बन गई है। इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड डॉक्टर आनंद स्वरूप जी जुड़ रहे हैं, डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। बहुत स्वागत है आपका। अरविंद सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं, आपका भी स्वागत है। शुरुआत ग्रुप कैप्टन साहब आप ही से कर लेते हैं। आखिरकार डोनाल्ड ट्रंप ने डील डन कर दी है, चिल्लाकर वो बता रहे हैं। क्या आपको लगता है कि संकट के बादल अब छट गए हैं? हाँ वन्ना जी, संकट के बादल कुछ हद तक तो छट गए हैं, क्योंकि इसके अंदर एक इंटरनेशनल लेवल पे एक अनाउंसमेंट, मेजर अनाउंसमेंट कर देना, फिर उसका फोटो ऑप्स हो जाना। हाँ डेफिनेटली एक क्लैरिटी तो आ रही है कुछ हद तक। हाँ, ट्रंप को एक रेस्पेक्टफुल एग्जिट नहीं मिला है, इसलिए वो बार बार कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, वो बोलते ही रहेंगे। हाँ, पूरे विश्व के लिए कुछ ये शांति के लिए कुछ राहत है पूरे विश्व के लिए कि हाँ ये 60 दिन के लिए जो एक पीरियड चलेगा उसके अंदर और क्लैरिटी आ जाएगी इन लोगों के जो बीच में टर्म्स होंगे 14 पॉइंट जिसके अंदर हॉर्मुज का खोलना है। हाँ, ईरान इसके अंदर जो मान गया है कि अपने जो न्यूक्लियर जो उसका आर्सेनल है उसको वो डाउन ब्लेंड करने को तैयार है, और वो भी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी जो है वो उसको मॉनिटर करेगी। तो एक इंटरनेशनल एजेंसी के लिए ईरान का मानना, क्योंकि वो इस अपने जो न्यूक्लियर जो आर्सेनल था उसको वो छोड़ने को तैयार नहीं थे, किसी दूसरी कंट्री को देने को तैयार नहीं थे, तो उसको डाउन ब्लेंड करके यानी कि उसकी 60% एनरिचमेंट है उसको लोअर करेंगे ताकि वो न्यूक्लियर मटेरियल तक ना पहुंचे, बॉम्बिंग ना हो पाए, डर्टी बॉम्ब भी ना बने,
और इंटरनेशनल एजेंसी के इन्वॉल्वमेंट से इस बात की क्रेडिबिलिटी बढ़ जाती है। तो सीज फायर ऑल फ्रंट्स पे चलेगा, 60 दिन के लिए हॉर्मोज खुल जाएगा, $300 बिलियन इनको मिल जाएंगे और दूसरे एक दूसरे देश की सॉवरेनिटी को करेंगे। यूएस ट्रुप्स के विड्रॉल की इसके अंदर बात है और रिकंस्ट्रक्शन जो ईरान की वो चालू हो जाएगी। इसी बहाने राहत जो है, कह लीजिए जो खाड़ी जो और देश जो इसके अंदर जबरदस्ती फंस गए थे, वो इसके अंदर अब शांति की सांस ले पा रहे होंगे। मगर एक जो छोटी सी चीज इसके अंदर जो छूट गई है, इजराइल इस डील का कोई पार्ट नहीं है। तो इजराइल अगर कुछ भी ऐसा कोई इंसिडेंट करता है, कह लीजिए लेबनान के अंदर या किसी और इंसिडेंट पे अगर फ्रंट पे वो खोलता है, तो उससे इस डील के ऊपर थोड़ा सा डाइल्यूशन होगा या कह लीजिए क्रेडिबिलिटी कम होगी। तो वो क्योंकि यूएसए का एलाई है तो यूएसए को उसको कंट्रोल करना पड़ेगा। ये एक छोटी सी चीज इसका दिखती है। अदरवाइज ये एक डील होती हुई दिख रही है, क्योंकि ट्रंप के ऊपर मिड टर्म के इलेक्शन से चलते हुए काफी प्रेशर है। उनकी लोकल कह लीजिए जो उनकी पॉपुलेशन, जो उनका मागा सपोर्टर्स है, वो भी थोड़े से वीन आउट हो रहे थे, वो कम पड़ रहे थे इसके अंदर। तो ट्रंप के लिए भी थोड़ा सा ही कह लीजिए फेस सेविंग है, बट मेजर नहीं है, इसलिए वो बोलते रहेंगे। मगर इंटरप्रिटेशन तो यही लग रही है कि अब बात बन गई, क्योंकि फोटो ऑफ हो चुके हैं उसको। बिल्कुल अरविंद सिंह जी, ये जो ये शांति का मसौदा तैयार हुआ है, जो 800 शब्दों के 1.5 पन्ने हैं जिस पर हस्ताक्षर हुए हैं, लोग कह रहे हैं कि अमेरिका तो जीतकर भी हार गया और ईरान हार कर भी जीत गया, क्योंकि जितनी भी शर्तें रखी गई थी ईरान की तरफ से लगभग सभी मानी गई। ऐसा पूरी तरह से कहना तो ठीक नहीं होगा, और अगर सच में देखा जाए तो ये समझौता ही अपने आप में आश्चर्यजनक है। क्योंकि अमेरिका ने जो एम लेकर, जो उद्देश्य लेकर ये लड़ाई शुरू की थी, क्या वो हासिल हो गए? तो जवाब है नहीं। क्या ईरान को वो सब कुछ मिल गया जो उसने शर्त रखी थी? तो जवाब है नहीं। तो फिर ये है क्या? ये बेसिकली प्रेशर रिलीज करने का एक तरीका है दोनों ही तरफ, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट के पास हर दिन 8 से 10 फोन कॉल कंट्री हेड्स के आ जाते थे कि हॉर्मुज कब खुलेगी, आपकी वजह से हम डिस्टर्ब हुए हैं। भारत और अमेरिका के संबंध भी पुनः परिभाषित होने लगे थे और चीन दादागिरी से अपने जहाज वहां से निकालना शुरू कर दिया था। तो ऐसे में प्रेसिडेंट ट्रंप के पास चारा क्या था, जबकि यूरोपियन यूनियन भी उसके साथ नहीं थे। तो उनको एक रास्ता चाहिए था कि करे, ताकि वहां अमेरिकन को भी बता सके, ओपोजिशन के सामने भी अपना चेहरा दिखाना है और कांग्रेस से भी अनुमति ले लें, ताकि जो खर्च हुआ है उससे कम से कम वहां से कांग्रेस उसको अनुमोदित कर दे और आगे का काम चले। दूसरी तरफ ईरान का जो इंटरनल प्रेशर था, खासकर वहां के लोग त्रस्त हो रहे थे। मुझे लगता है कि अगर ये लड़ाई लंबी चलती तो गर्मियों के बाद में ईरान में आर्थिक संकट शुरू हो जाता। तो उन सब चीजों से निजात पाने का एक ही तरीका था, दोनों को लगा कि ये ठीक है, इसलिए जो संभव था वो कर लिया। हॉर्मुज स्ट्रेट को खोलने की बात हुई है और यूरेनियम, ये कोई नया, कोई समझौते में कुछ नया नहीं है। जो प्रेसिडेंट बराक ओबामा ने ईरान के साथ जो डील की थी, उसी को वापस नया अमली जामा पहनाया गया है। तो वो है, और हॉर्मुज स्ट्रेट खोल दी जाएगी। बदले में यूनाइटेड स्टेट जो रेड सी और जो नाकेबंदी कर रखी है, वो वहां से अपने वॉरशिप्स हटा लेगा, पीछे कर लेगा। कितना एकदम पूरा लौटाएगा या नहीं लौटाएगा, ये अलग बात है। तो ये है, अभी शांति की उम्मीद करना ठीक नहीं है और भारत को बहुत सजग रहना है, क्योंकि ये शांति कभी भी अशांति में बदल जाएगी। खासकर जब यूनाइटेड स्टेट में इलेक्शन खत्म हो चुके होंगे, तो देखिएगा बम्बार्डमेंट वापस शुरू हो जाएगा। लेकिन अमेरिका तो कह रहा है ना कि भारत अगर संकट में होगा तो अमेरिका साथ खड़ा होगा। व्हाइट हाउस में उनका दोस्त मौजूद है, ये डोनाल्ड ट्रंप ने कहा। बिल्कुल भी भरोसा मत कीजिए वंदना जी, क्योंकि ये बिल्कुल विश्वास के लायक नहीं है। क्योंकि मार्को रूबियो की जबान को देखिए, मैं शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहता पर करना पड़ेगा। जिस बदतमीजी के साथ उन्होंने जवाब दिया था, जो इंडियन नेशनल को जो पलाऊ के वेशल्स पर थे, उनको मारने के बाद अमेरिका इतनी बेशर्मी से कहता है कि वहां पे अगर कोई भी आएगा तो हम उसको खत्म कर देंगे। और भी तरीके थे, उनको गिरफ्तार करके या उसको सील किया जा सकता पूरी तरीके से, पर आपने मार ही दिया, ये जानने के बावजूद कि वहां पे भारतीय है। संदेश क्या देना चाहते थे? अमेरिका यहाँ बांग्लादेश में आ रहा है, पाकिस्तान में अपने जो अड्डे हैं उनको और ज्यादा सुरक्षित कर रहा है। तो ये क्या भारत विरोधी चीजें हैं? और कह रहा है कि भारत की वो मदद करेगा। क्या भारत 62 का भारत है, जब नेहरू ने बहुत ही भावनात्मक लेटर लिखा था कैनेडी को कि बचा लीजिए नहीं तो क्या होगा। भारत को अब जरूरत नहीं है अमेरिका की, इसलिए भरोसा करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। अमेरिका बिल्कुल धोखा देगा। वंदना जी।
जी बिल्कुल आनंद स्वरूप जी, अब क्योंकि 60 दिन के लिए कहा जा रहा है कि होर्मुज का संकट दूर हो गया है, क्या ये परिस्थितियां आगे भी बनी रह सकती हैं या फिर इजराइल का भी क्योंकि खतरा बना रहेगा, इजराइल इस डील में शामिल नहीं है? देखिए वरना जी 60 दिन का तो विंडो एक दोनों ही पार्टीज ने एग्री कर दिया है। इस 60 दिन के अंदर अपनी अपनी जो इकोनॉमीज हैं, अपने ट्रेड डील्स हैं, फिर दोबारा रीनेगोशिएशन होगा और ईरान अपने तेल को बेच पाएगा और पूरे वर्ल्ड इकोनॉमी जो है वो एक तरीके से अपने बैलेंस पे वापस रेस्टोरेशन हो जाएगा। तो ये एक पीरियड दिया गया है, मगर ये मान के चलिए कि दोनों ही कंट्रीज के ऊपर प्रेशर था, क्योंकि डायरेक्ट वॉर के अंदर वरना जी बहुत ज्यादा डायरेक्ट एक्सपेंसेस इन्वॉल्व होते हैं। उसके अंदर कह दीजिए इतने इनपुट्स आते हैं कि उसको एक इकोनॉमी को उसको ले पाना, उसको एब्जॉर्ब कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। और दोनों ही पार्टीज ने अपने जो वॉर आर्सेनल है या कह लीजिए कि वॉर म्यूनिशंस है वो काफी हद तक डिप्लीट हो चुके हैं। अमेरिका के अपने जो आप कह लीजिए उनके पैट्रियट और थर्ड मिसाइल्स की बैटरीज 90% तक खत्म हो चुकी है। अब उसको दोबारा रीबिल्ड करना उस वॉर मटेरियल को, वॉर आर्सेनल को, और सिमिलरली ईरान के लिए भी अपने आप को रीबिल्ड करना, तो कोई भी कंट्री दोनों में से नहीं चाहेगी कि इस वॉर के अंदर जो है जो हमने ब्रेक लिया है उसको आगे कहीं भी कोई डिस्टर्ब करे। हाँ, एक एलिमेंट जो मैं पहले भी बोल चुका हूं इजराइल का है कि इजराइल को अमेरिका को रीजन करना पड़ेगा कि रोक करके रखना पड़ेगा कि वो कंट्रोल में रहे, नहीं तो वहां से कुछ छुटपुट इंसिडेंट्स होने की संभावना है। तो हो सकता है कि 60 दिन के बाद में जब ये थोड़ा सा अपने आर्सेनल को दोबारा रीबिल्ड कर देंगे तो छुटपुट इंसिडेंट डेफिनेटली होंगे और वो ट्रिगर जो होंगे अगर इजराइल की तरफ से होंगे। हाँ, अमेरिका का जो एक कह दीजिए रवैया है प्रेसिडेंट ट्रम्प का, जैसे G7 में भी गए तो उन्होंने जाकर के बोल दिया ओपनली आई एम द बॉस, तो वो एक कह दीजिए जो एक ईगो है, जो घमंड है, उसको ईरान ने काफी हद तक रोक दिया, दिखा दिया अमेरिका को कि हम आपको रोक सकते हैं। और इस वॉर के बाद में दोबारा कह दीजिए कि जो वॉर डॉक्ट्रिन्स है कंट्रीज की वो दोबारा बनेगी। अमेरिका को भी अपना सोचना पड़ेगा कि ऐसे ही किसी जैसे वेनेजुएला के साथ किया था ऐसे किसी कंट्री के साथ नहीं कर सकते। दूसरी बात आती है कि इंडिया के ऊपर लेकर के, जैसे आपने बोला, अरविंद जी ने बताया कि अमेरिका के ऊपर विश्वास नहीं किया जा सकता। इंडिया के अपने फ्रंट्स हैं, पाकिस्तान है, चाइना है, और चाइना कह लीजिए जैसे एक ऐसी कंट्री जो अपनी बदमाशी से और से अपने तेल निकाल रहा था। इंडिया भी अगर चाहता तो काफी हद तक इंडिया अपने फोर्सेस को खड़ा करके रेजिस्टेंस दे सकता था, मगर अपनी ग्रोइंग इकोनॉमी के चलते इंडिया को वहां पे एक रेजिस्टेंस क्रिएट करने की या एक कह लीजिए प्लेयर अप करने की जरूरत नहीं थी। इसलिए पीस डील के अंदर, और आप कल देख लीजिए अमेरिकन प्रेसिडेंट का टोन डाउन था और अपना जो मोदी जी हैं इतनी गर्मजोशी उन्होंने नहीं दिखाई जैसे पहले हाउडी मोदी वगैरह बोलते थे। तो ये एक ट्रम्प की कंपल्शन है कि मिड टर्म्स आ रहे हैं। इजराइल के जो ज्यूज है वो अमेरिका के अंदर उनकी कम्युनिटी के बाद में दूसरे नंबर पे पीआईयूज की जो पर्सन ऑफ इंडियन, लेकिन ट्रम्प जब दावा करते हैं कि उन्होंने ईरान पर जीत हासिल कर ली है, वो कह रहे हैं कि रिजीम चेंज भी एक तरीके से हो चुका है क्योंकि अब वहां की सरकार पहले जैसा व्यवहार नहीं करेगी, वहां पर एक तरीके से नेतृत्व परिवर्तन हो गया है, वो कह रहे हैं। और दूसरी चीज उनका कहना है कि परमाणु हथियार नहीं बनाएगा ईरान, लेकिन मिसाइल रख सकता है क्योंकि बाकी देश भी अपने डिफेंस में रखते हैं। तो इस बात से क्या समझ में आता है, डबल स्टैंडर्ड है डोनाल्ड ट्रम्प के? डोनाल्ड ट्रम्प देखिए अपने हार को जीत बताने की कोशिश कर रहे हैं। इसको तो पूरा वर्ल्ड समझ चुका है कि ईरान ने इतना जो रेजिस्टेंस दिया है अमेरिका को इतने दिनों तक, कोई और कंट्री अगर होती तो वो थोड़ा झुकना पड़ता उनको। तो ईरान ने आखिरी दम तक अपने न्यूक्लियर आर्सेनल को किसी भी कंट्री को देने को, अमेरिका को तो छोड़िए, किसी थर्ड कंट्री को देने से भी मना कर दिया। अब एक बहुत ही डाइल्यूटेड वर्जन में थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करते हुए उन्होंने उसको खाली ऑब्जर्वेशन में आईएईए की करा और डाउन ब्रेंड करने की बात करी है, इससे ज्यादा नहीं है। तो अमेरिका इस वॉर को जीता तो नहीं है। हाँ, अब प्रेसिडेंट ट्रम्प के लिए एक था कि भाई उनको अपने मिड टर्म्स के अंदर इंडियन पीआईयूज के भी बहुत इन्फ्लुएंस है ज्यूज के बाद में, इजराइल के ज्यूज वहां पे जो अपने कई स्टार्टअप्स के साथ में, उसके बाद दूसरे नंबर पे इंडियंस का है। तो मिड टर्म में वो एक तरीके से अपनी छवि सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। और जो उन्होंने कल रात को जो मोदी जी से बातचीत हुई है उसके अंदर वो एक तरीके से पीआईयूज को भी विन ओवर करने की कोशिश कर रहे हैं और ये स्टेटमेंट देना कि मैं इंडिया का मित्र हूँ, इंडिया के साथ खड़ा रहेंगे, हमारे फोर्सेज आ जाएंगे। ये एक अब ये अतिशयोक्ति कहती है कि बहुत बड़ी बात है, कोई उनकी बात पे विश्वास नहीं करेगा। ऑपरेशन सिंदूर में कौन से वो हमारे साथ खड़े थे, कौन से उनके टेक्नोलॉजी हमारे साथ में, कौन से वॉर वेपन्स थे, कोई नहीं थे। इंडिया, आज का इंडिया एक उभरता हुआ इंडिया है, वो इंडिया नहीं है आज से 20 साल पहले का। आज इंडिया अपने आप को रोकने में सक्षम है। इंडिया के एयर डिफेंस सिस्टम में पूरा दिखा दिया कि पाकिस्तान की साइड से एक भी आप कह लीजिए ड्रोन मिसाइल इंडिया तक नहीं गिरी। तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, जबकि हम देख रहे थे कि इजराइल का आयरन ड्रोन तब उसके अंदर जो था इंपैक्ट में प्रेशर में आ गया। तो इंडिया ने अपनी टेक्नोलॉजी धीरे धीरे अपने लिए बचाने के लिए दोनों साइड से ओपन, पाकिस्तान, चाइना और बीच में बांग्लादेश भी थोड़ा एंट्री हो गया तो स्लीप
तो इंडिया ग्रोथ ऐसे एरिया में आ चुका है कि अपने आप को आत्मनिर्भरता पहली बात, दूसरी बात अपने ऐसे मित्र बना दिए जैसे रशिया है जो साथ नहीं छोड़ते हैं, कोई भी परिस्थितियां हो जाए, कितनी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए ग्लोबल लेवल पे। तो आप ये देखें इंडिया को आज के टाइम पे अमेरिका की जरूरत नहीं है, और पिछले 1.5 साल से जो टैरिफ्स लगे हैं इंडिया ने हार्ड स्टैंड लिया, झुके नहीं, उसको एक्सेप्ट किया, और आज देखिए कि आप ट्रंप साहब मौका ढूंढ रहे थे मोदी साहब से मिलने के लिए। तो ऐसी कोई इंडिया को कंपल्शन नहीं है कि अमेरिका की मदद की जरूरत पड़ेगी, और अमेरिका बोलने कथनी और करने में बहुत ज्यादा फर्क है। रूस यूक्रेन युद्ध का जिक्र भी करते हैं अरविंद सिंह जी डोनाल्ड ट्रंप, तब भी वो कहते हैं कि भारत की अहम भूमिका है इसमें। अब आप ये मानिए कि डोनाल्ड ट्रंप एक मैसेज तो दे रहे हैं कि वो शांति दूत हैं, अब रूस यूक्रेन का युद्ध भी रुकवा सकते हैं, लेकिन ये युद्ध शुरू क्यों हुआ था, सबसे बड़ा सवाल तो अभी भी वहीं पर अटका हुआ है। आखिर क्या हासिल किया डोनाल्ड ट्रंप ने ये सब करके? जी, डोनाल्ड ट्रंप कुछ भी कहे, रिश्तों की हकीकत यह है कि अभी आज की दुनिया में भारत को अपने दोस्तों और दुश्मनों को पहचानने की बहुत ही महीन नजर रखनी पड़ेगी। वो किसी शायर ने कहा है ना कि कोई हाथ भी ना मिलाएगा जो तपाक से गले मिलोगे, कोई हाथ भी ना मिलाएगा जो तपाक से गले मिलोगे। ये नए मिजाज की दुनिया है, जरा फासले से मिला करो जी। अगर बहुत ज्यादा दोस्त चिल्लाएंगे तो अमेरिका का वही रवैया होगा जो आज है। इसलिए भारत को अगर किसी पे भरोसा करना है तो अपनी ताकत पे भरोसा करना है, और हमें पता है कि ये युद्ध क्यों शुरू हुआ था। ये सारे के सारे जो साम्राज्यवादी हित हैं, अपने आप को जो विस्तारवादी जो नजरिया है, जिसके भारत हमेशा से खिलाफ रहा है अपने फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम से ही, तो इसीलिए ये दुनिया आज परेशानी में है। रूस भी विस्तार चाहता है, वो समुद्र तक पहुंच चाहता है। उसके बाद में अमेरिका पूरा मिडल ईस्ट के संसाधनों को कब्जे में लेना चाहता है। तो भारतीय लोगों के हित उनके साथ नहीं जाएंगे। भारत का हमेशा खिलाफ वर्दी करता रहा है, तो सतर्क रहना चाहिए, मुझे लगता है वंदना जी। जी बिल्कुल। अब ये जो हॉर्मुज संकट दूर हुआ है, आपको क्या लग रहा है आनंद स्वरूप जी कि भारत में जो चुनौतियां सामने आ रही थी, चाहे वो महंगाई को लेकर हो या फिर तेल गैस की सप्लाई को लेकर हो, वो अब कम होंगी? हाँ बिल्कुल सही। अभी जो क्रूड का दाम है वो $80 से नीचे तो बैरल पर बैरल आ ही गया है, और भारत के लिए चुनौतियां तो थी वास्तव में, मगर इंडिया ने यूराल जो रशियन यूराल है वहां पे इंडिया को गारंटीज दे दी थी, और इंडिया साइमल्टेनियसली साथ में चल रहा था। वहां से भी तेल का जो था अपना आयात चल रहा था, और इंडिया के तो जयशंकर साहब ने ओपन फ्रंट पे बोल दिया है पब्लिकली कि भाई जहां मेरे देश को कुछ आर्थिक मदद या कम में मिलेगा कोई भी सामान, तो वहां से लेंगे, हम तो इकोनॉमिक कंपल्शन पे जाएंगे और कहीं नहीं जाएंगे। तो ये को प्रेशर टैक्टिक्स जो अमेरिका के पिछले 14-15 महीने से चल रहा था, अमेरिका खुद एक ऐसे प्रेशर में आ गया इंटरनेशनली कि उनको पकड़ करके और अपने शब्दों को खुद जबाना पड़ा ट्रंप साहब को, और जो गलती उन्होंने करी थी उसका जो परिणाम हो सकता है मिड टर्म्स में उनको काफी जो है काफी जो है वहां पे सामना करना पड़ेगा कि, और उनकी रेटिंग्स तो वैसे भी नेगेटिव ट्रेंड्स के अंदर आ गई थी। तो आप कह दीजिए कि अब इंडिया के लिए ऐसे कोई चैलेंजेस ज्यादा बचे नहीं। हाँ, हमारी ग्रोइंग इकोनॉमी थी, बहुत पॉलिटिकल डिबेट इसको हुई कि कई अपनी पॉलिटिकल पार्टीज ने बोला, अपोजिशन ने, कि इंडिया को इसके अंदर जा करके एक साइड क्यों ले गए इंडिया इसके अंदर, किसी के इंडिया का न्यूट्रल रहना ही बहुत अच्छा था, क्योंकि दोनों ही कंट्रीज अमेरिका और ईरान इंडिया के फेवर में नहीं थी इंटरनेशनल फ्रंट के अंदर। क्या ही कह दीजिए, जो इस्लामिक कंट्रीज की ऑर्गेनाइजेशन थी वहां पे भी ईरान इंडिया का केस ही चलता था, और अमेरिका ने हमेशा ही इंडिया को एक तरीके से बहुत अच्छे अलाई के जैसे ट्रीट नहीं किया है। तो इंडिया के लिए अब हालात बहुत अच्छे हैं, इकोनॉमी जो है वापस अपने बैक ट्रैक पे आ जाएगी, और कह लीजिए आने वाले समय के अंदर इंडिया जो है उभरता हुआ है। और आप देखेंगे जिस हिसाब से इंडिया ने अपने आप को मेंटेन किया है 140 करोड़ लोगों के साथ में, तो इंडिया के ऊपर ऐसा कोई खास संकट नहीं आया। थोड़ा सा इनिशियली जो आप कह दीजिए गैस सिलेंडर को लेकर के बहुत ऑपोजिशन पार्टी ने शोर मचाया था, वो भी बहुत ही रेगुलेटेड था। आर्थिक तूफान आ जाएगा यहाँ तक कहा जा रहा था सर। हाँ, आर्थिक तूफान तो ऐसा कुछ नहीं आया। हाँ, कह दीजिए कि पेट्रोल के 5-7 रुपए रेट बढ़ गए, और ऐसा तो कोई क्राइसिस नहीं है इंडिया के अंदर कि 5-7 रुपए पेट्रोल के रेट बढ़ जाने से किसी की जेब कट जाएगी या बहुत बड़ा कोई नुकसान हो जाएगा। थोड़े से स्टॉक अपने कम कर देंगे, जैसे मोदी साहब ने बोला था, थोड़ा सा अपने खर्चे को रिस्ट्रिक्ट कर दीजिए, थोड़ा सोने वगैरह में इन्वेस्टमेंट करिए, तो वो बहुत एक छोटी चीज थी अपने देश के लिए, इतनी तो कुर्बानी हर कोई कर सकता है। ठीक है। अच्छा अरविंद सिंह जी, आपने पूरा ये घटनाक्रम देखा किस तरीके से डील साइन हुई। इससे पहले जो खबरें लगातार आ रही थी, कहा जा रहा था कि पाकिस्तान ने मध्यस्थता की है, पाकिस्तान ने बहुत डींगे हाँकी हैं इसको लेकर। आपने कहीं नाम सुना डोनाल्ड ट्रंप के मुंह से पाकिस्तान ने कोई मीडिएशन किया है? वंदना जी, जर खरीद गुलामों के नाम नहीं लिखे जाते, उनका खाली
इस्तेमाल होता है और जब काम खत्म हो जाता है तो उनको एक तरफ फेंक दिया जाता है। जी। पाकिस्तान की वही हालत है। इन जर खरीद गुलामों को कभी कभी सोने और चांदी के सिक्के दे दिए जाते हैं ताकि वे जी हुजूरी करते रहें। तो यही है, IMF और वर्ल्ड बैंक के जरिए जो चांदी के सिक्के हैं वो पाकिस्तान को मिल जाता है और उन्हीं सिक्कों का इस्तेमाल वापस अमेरिका से ही हथियार खरीदने के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो वो घूम फिर के वापस यूनाइटेड स्टेट को ही जाते हैं। तो ये तमाम चीजें हैं, पर पाकिस्तान का रोल इतना भी नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमें कोई ईर्ष्या नहीं है किसी भी हमारे हमसाया मुल्क से। PM शहबाज शरीफ गए थे वहां पे और अंदर ही अंदर कुछ बातें हुई थी। तो एक तरीके से जो मैसेंजर का काम है वो तो पाकिस्तान ने किया है। हाँ। और इससे भारत को भी फायदा हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमें खुश होना अच्छा, चाहिए। मीडिएटर नहीं था आनंद स्वरूप जी, पाकिस्तान डाकिया था इसमें। जी बिल्कुल, डाकिया था कोई। आनंद मैं जी, ये कहना चाहता हूँ, अरविंद जी ने बहुत ही अच्छे तरीके से बताया कि कुछ सिक्के इनाम में दे दिए जाएंगे और उसमें से पाकिस्तान का जो है मुंह भरपाई हो जाएगी। तो ये जो बात है, पाकिस्तान एक प्राइमरी खाली मैसेंजर का काम कर रहा था, इससे ज्यादा, क्योंकि ना तो उनकी इंटरनेशनल कोई साख है, ना वो अमेरिका के ऊपर कोई प्रेशर क्रिएट कर सकते थे। अगर कोई डील अगर होती भी तो उसमें ईरान का ही लॉस होता, क्योंकि मैं इनिशियली कई डिबेट से बोल चुका हूँ कि जब तक अमेरिका के समकक्ष कोई ताकत उस डील करने अपने मीडिएशन में नहीं आती, जैसे चाइना या रशिया या फिर कह लीजिए इंडिया थोड़े लेवल पे इन्वॉल्व होता, तो तभी वो एक एनफोर्स हो पाती है। अब देखिए कि कोई भी पार्टी इसके अंदर एंगेज नहीं हुई। दोनों ही पार्टी अपना इतने 100 दिन के बाद में, अपने रिसोर्सेज को एक्सपेंड करने के बाद में, अपने म्यूनिशन को खत्म करने के बाद में, दोनों पार्टियों को समझ में आ गया कि थोड़ा थोड़ा दोनों को झुकना है। दोनों थोड़े थोड़े झुक गए हैं। नुकसान इसमें खाली अमेरिका का हुआ है। बेस सेविंग जो एग्जिट मिलना था ट्रम्प साहब को, बिल्कुल नहीं मिला। बिल्कुल। अरविंद जी, अब क्या लग रहा है आपको कि ये अनसर्टनिटी अभी बनी रहेगी या फिर वाकई जो हस्ताक्षर हो गए उसको डन माने? बिल्कुल अनसर्टेनिटी है और ये अलार्मिंग सिचुएशन है। अगर इंडिया के डिप्लोमेट्स अगर नहीं संभले इस समय, जैसा कि उनकी आदत है, क्योंकि हमारे यहाँ पे डिप्लोमेसी बहुत ही धीमी तरीके से काम करती है, ब्यूरोक्रेसी का है, औपनिवेशिक काल से ही ऐसा है कि बाकी मुल्कों की तरह नहीं है। तो खैर बात यह है कि अगर हम नहीं संभले और हमने IMEC प्रोजेक्ट का अल्टरनेटिव नहीं ढूंढा, हॉर्मुज डिस्टर्ब रहेगा। हाँ। और जो आप ये सोच रहे हैं कि UAE में सामान लेके हम यूरोप के रास्ते फिर बाकी दुनिया में भेजेंगे, कहीं नामो निशान भी नहीं है। हाइफा पूरी तरह से डिस्टर्ब है। तो BRI का अल्टरनेटिव है नहीं हमारे पास। दूसरी बात ये कि घरेलू टेक्नोलॉजी अभी हमने इतनी विकसित नहीं की है कि हम सस्ता माल पैदा कर सके। हम कहीं, अगर अमेरिका हम पे भरोसा क्यों नहीं करता है? इसलिए नहीं करता है कि उसे पता है कि भारत को ज्यादा दी तो वो पूरा चीन के सामान का डंपिंग स्टेशन हो जाएगा। चीन डबल कीमत देगा और वो अमेरिका डबल कीमत देगा और बदले में कुछ उसे हासिल नहीं होगा। तो हमें अपनी कैपेसिटी बढ़ानी होगी। दूसरी बात ये कि हॉर्मुज डिस्टर्ब रहेगा, इसकी शुरुआत भी हो चुकी है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने पहले ही एक स्टार मार्क लगा दिया है कि अगर ये हुआ तो हम हमले वापस से शुरू करेंगे। इजराइल ने कौन सा एश्योरेंस दिया है? वो तो लेबनान पे हमले करेगा ही, एक्सिस्टेंस का सवाल है। तो ठीक है, थोड़े दिन के लिए सही, लेकिन कम से कम अभी शांति की बात तो हुई है, डील तो हुई है। तो इसी से उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले वक्त में भी जो दोनों मुल्क हैं वो इसी तरीके से थोड़ा थोड़ा झुके रहेंगे और सहमति बनी रहेगी। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। तो जो वैश्विक चुनौतियां सामने आ रही थी, ऐसे में कुछ देशों को राहत मिली है जो तेल गैस के लिए इंपोर्ट करते हैं और खाड़ी देशों पर निर्भर है। खासतौर से भारत पर भी इसका असर पड़ रहा था। कुल मिलाकर ये अच्छी खबर, राहत की खबर सामने आई है। लेकिन कब तक ये खबर राहत भरी रहेगी, ये डोनाल्ड ट्रंप पर, उनके अगले कदम पर निर्भर करेगा। यहाँ पर रुकने एक छोटे से ब्रेक लिए, आगे खबरों का सिलसिला लगातार जारी। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।